और इसके एवज में हर चना व्यापारी प्रति चना बोरी 10 रुपए कांग्रेस को चंदा देगा। ये व्यापारियों और सियासी दलों का गठजोड़ नया नहीं है, बहुत पुराना है। वो तो भला हो उस शाम का जिस शाम विजया के निजी टेलीफोन पर दिल्ली से एक फ़ोन घनघनाता है। ये फ़ोन पंडित लाल बहादुर शास्त्री का था, जिन्होंने विजया को, तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए हुए सीधा शुरू करते हैं हिंदुस्तान की सियासत के इस अनकहे सफ़रनामे के सफ़र को, जिस सफ़र का पहला पड़ाव हिंदुस्तान की जमहूरियत का पहला पड़ाव कहलाता है, यानी बरस 1952 के वो पहले इंतखाबात, जिन इंतखाबातों के नतीजों पर गौर फरमाते पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में फंसी हुई पेंसिल समूचे हिंदुस्तान के नक्शे पर गौर फरमाते हुए एक छोटे से इलाके को बार 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 घेर कर काला कर रही थी। ये करीब 9 लोकसभा सीटों और 60 विधानसभा सीटों वाला वही ग्वालियर संभाग था जो 1952 के लोकसभा चुनावों के भीतर देश की दक्षिणपंथी सियासी तंजीमों की इकलौती शरणगाह के तौर पर नजर आ रहा था, और नेहरू को ये कतई बर्दाश्त नहीं था। और नेहरू जानते थे ग्वालियर संभाग में दक्षिणपंथी सियासी तंजीमों को मिलने वाला खाद्य पानी ग्वालियर राज प्रमुख महाराज जिवाजीराव सिंधिया की शय पर नसीब हो रहा है। और यही वजह थी कि 52 के इनाम चुनावों के बाद दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में बैठे हुए नेहरू ने आहिस्ता 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 जयविलास पैलेस पर दिल्ली का सियासी शिकंजा इतना कसा कि बरस 1955-56 आते आते ग्वालियर को मजबूर होना पड़ा नेहरू के सामने मेज पर बैठ सियासी समझौता करने के लिए, जिस सियासी समझौते की शर्त के तौर पर नेहरू ने ग्वालियर राजघराने के किसी एक शख्स को कांग्रेस के चुनावी टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए बाध्य किया। और चूंकि महाराज जिवाजीराव सिंधिया की सियासत में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ इसी नाते अपने पति को नेहरू के कोप से बचाने की खातिर, अपने ससुराल को दिल्ली के कोप से बचाने की खातिर ग्वालियर राजघराने की कुलवधू महारानी विजया राजे सिंधिया ने स्वयं ग्वालियर लोकसभा सीट से कांग्रेस के चुनावी टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। जिसके बाद बरस 1957 के लोकसभा चुनावों में विजया राजे सिंधिया ने न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि जीतकर बतौर सांसद देश की सबसे बड़ी पंचायत के भीतर सदस्यता ली। और जब एक बार बतौर सांसद शपथ ले ही ली तो उसके बाद दिल्ली में बतौर सांसद काम करते हुए आहिस्ता आहिस्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी करीब से जानने का मौका मिला विजया को, और विजया को भी नेहरू ने ज़रा करीब से जाना। और आहिस्ता आहिस्ता विजया और नेहरू के बीच आती इन करीबियों का अंजाम ये हुआ कि बरस 1960-61 आते आते नेहरू और विजया राजे सिंधिया के विगत के संबंधों की तमाम तलखियाँ स्वतः ही समाप्त होती गईं, और नेहरू और विजया दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करने लगे। और जाहिराना सी बात है, अगर देश के प्रधानमंत्री का वरदहस्त आपके ऊपर आ जाए तो फिर सियासी तौर से आपको कोई समस्या आने वाली है नहीं। मगर जिस दौर में विजया के सियासी जीवन की तमाम कठिनाइयां स्वतः ही निर्मूल होती जा रही थीं, उसी दौर में विजया की निजी जिंदगी में कुछ ऐसा घटा जिसने विजया की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। महज 41 बरस की उम्र थी विजया की जब उनके पति महाराज जिवाजीराव सिंधिया ने उन्हें यूं ही अकेला छोड़ इस दुनिया को सहसा अलविदा कह दिया। जाहिर सी बात है, पति की मौत ने विजया को तोड़ कर रख दिया, झकझोर कर रख दिया। दिन, हफ्ते, महीने क्या बरस के बरस गुजरते चले गए, मगर जयविलास पैलेस की दीवारों के भीतर खुद को कैद कर रखी हुई विजया को इल्हाम तलक नहीं हुआ कि बाहर की दुनिया में चल क्या रहा है। वो तो भला हो उस शाम का जिस शाम विजया के निजी टेलीफोन पर दिल्ली से एक फ़ोन घनघनाता है। ये फ़ोन पंडित लाल बहादुर शास्त्री का था, जिन्होंने विजया को ये इत्तला करने के लिए फ़ोन किया था
कि 1962 के आगामी लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आप ही ग्वालियर से चुनावी मैदान में उतरें। मगर विजया ने शास्त्री की ये बात सुन सिरे से खारिज कर दिया ये प्रस्ताव, और बेहद भावुक होकर शास्त्री से बोली कि मुझसे अब चुनाव ना लड़ा जाएगा। और क्यों ही लड़ती विजया, बात भी सही थी ना, क्योंकि विजया तो सियासत में आना ही नहीं चाहती थी, वो तो महज अपने पति को बचाने की खातिर आई थी, और जब पति ही ना रहे तो फिर सियासत किस काम की। और विजया ने इतना भावुक होकर शास्त्री से ये बात कही भी थी कि शास्त्री की हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा आग्रह करने की। चुपचाप शास्त्री ने फ़ोन कट कर दिया। मगर विजया के इस प्रस्ताव को सिरे से ठुकराने के बाद करीब 2 घंटे भी ना गुजरने पाए थे कि विजया के टेलीफोन पर दोबारा घंटी गनगनाती है। ये देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का फ़ोन था, जिन्होंने जब बेहद विनम्रता के साथ विजया से आग्रह किया कि वो ही ग्वालियर की चुनावी सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, तो विजया ना कर पाई। हाँ, मगर विजया ने इतना ज़रूर बेहद भावुक होकर नेहरू से कहा कि वो अपना चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी इस स्थिति में। ऐसी मानसिक अवस्था नहीं है कि वो खुशी खुशी लोगों के दरवाजे पर जाके वोट मांगी। फ़ोन के उस पार बैठे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विजया की ये बात सुनी और फिर विजया से बेहद विनम्र भाव से बोले कि आपको चुनाव प्रचार करने की आवश्यकता भी नहीं है, मैं स्वयं आऊँगा आपका चुनाव प्रचार करने। और फिर इसके बाद नेहरू स्वयं ग्वालियर की गलियों में घूम घूम कर विजया राजे सिंधिया का चुनाव प्रचार करते हैं। ये बात और है कि उस वक्त ग्वालियर की गलियों में घूमते हुए विजया राजे सिंधिया का चुनाव प्रचार करते नेहरू को कहाँ ही इल्हाम रहा होगा कि आगे चलकर सियासत इस कदर करवट लेगी कि जिस विजया राजे सिंधिया की तर्जनी थाम वो खुद उन्हें सियासत में लेकर आए हैं, जबरदस्ती उन्हें चुनाव लड़वा रहे हैं, उनके लिए खुद गलियों में घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वही विजया राजे सिंधिया कांग्रेस की ताबूत में कील ठोकेंगी। वही विजया राजे सिंधिया इस मुल्क में कांग्रेस के पतन की नींव रखेंगी। यकीन मानिए, ये हिंदुस्तान की सियासत के सबसे बड़े असंभवों के संभव होने का कारनामा है। जो कैसे घटित हुआ इसे समझेंगे आहिस्ता आहिस्ता इस कहानी में आगे बढ़ते हुए, जिस कहानी का अगला पड़ाव हमें देखना नहीं पड़ेगा, रेडियो पर सुनना पड़ेगा। क्योंकि ये 29 मई 1964 के रोज़ अटल बिहारी वाजपेयी की संसद के पटल पर दी हुई वो तकरीर थी, जिस तकरीर को दिल्ली से करीब 351 किलोमीटर दूर ग्वालियर के जयविलास पैलेस के बंद कमरे के भीतर सुनती हुई महारानी विजया राजे सिंधिया की पेशानी पर बल साफ तौर से नजर आ रहे थे। अटल ने उस दिन कहा था, भारत माता आज शोक मगन है, उसका सबसे लाडला राजकुमार खो गया। मानवता आज खिन्न मना है, उसका पुजारी सो गया। शांति आज अशांत है, उसका रक्षक चला गया। जन जन की आंखों का तारा टूट गया, दलितों का सहारा छूट गया, मानव यवनिका पात हो गया। विश्व के सियासी रंगमंच का सबसे प्रमुख अभिनेता अपना अंतिम अभिनय दिखाकर अंतर्ध्यान हो गया। नेहरू की मृत्यु पर श्रद्धांजलि अर्पित करती वाजपेयी की शब्द व्यंजना से जड़ी इस तकरीर को उस दिन जिस किसी ने सुना था, वो यकीनन उस तकरीर में ही कहीं खो गया था। मगर विजया राजे सिंधिया की पेशानी पर पड़ती बल की रेखाएं महज नेहरू की मृत्यु और अटल बिहारी वाजपेयी की शब्द व्यंजना से कहीं आगे का सोच रही थी। विजया राजे सिंधिया को सता रहा था उनके सियासी मुस्तकबिल का डर, चूँकि वो जानती थी कांग्रेस के भीतर उन्हें लेकर आने वाला, उन्हें समझने वाला, उन्हें जानने वाला इकलौता किरदार इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। और अब इसके बाद कांग्रेस के भीतर उनका क्या मुस्तकबिल होगा, वो किसके हाथ में होगा, ये कोई नहीं जानता है। मगर सच कहूँ तो विजया राजे सिंधिया को जिस बात का डर सता रहा था, वो डर इतनी जल्दी हकीकत में बदल जाएगा, इसका तो शायद उस दिन विजया राजे सिंधिया को भी ना इल्हाम रहा होगा।
चूंकि नेहरू की मौत के बाद दिल्ली दरबार के भीतर मची अशांति और उथल पुथल कोलाहल भरे दौर में देखते ही देखते कब अलग अलग सूबों के भीतर कांग्रेस के मालिक मुख्तार अपने अपने सूबों के कांग्रेस के कर्ता धर्ता बन गए, ये कांग्रेस के दिल्ली आला कमान को पता ही न चला। और मध्य प्रदेश के भीतर तो कांग्रेस के सबसे आलिम मालिक मुख्तार स्वयं द्वारिका प्रसाद मिश्रा हुआ करते थे। वो द्वारिका प्रसाद मिश्रा जिनकी विजया राजे सिंधिया से सनातन रार हुआ करती थी, और उस रार की कोई व्यक्तिगत वजूहात नहीं थी। डीपी साहब को देश के हर राजे रजवाड़ों से चिढ़ थी, तो उनके जहन में महारानी विजया राजे सिंधिया को लेकर एक पूर्व धारणा थी, जिस पूर्व धारणा के चलते ही जो ही मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान डीपी के हाथ में पूरी तरह से आई, कांग्रेस के भीतर विजया राजे सिंधिया की उपेक्षा शुरू हो गई। मगर विजया को ये महज सियासी संयोग से ही लगते रहे। उस दोपहर तलक, जिस दोपहर का जिक्र विजया राजे सिंधिया ने अपनी आत्मकथा में करते हुए लिखा है कि उस दोपहर मेरे हर संदेह, मेरा हर शक निर्मूल हो चुका था चूंकि उस दिन डीपी ने मेरे साथ जो किया, उसके बाद उनके साथ काम करना मैं सोच भी नहीं सकती थी। आखिर ऐसा क्या कर दिया था डीपी ने उस दोपहर विजया राजे सिंधिया के साथ? इसे जानना है तो आपको हमारे साथ इटारसी रेलवे स्टेशन चलना पड़ेगा, जिस रेलवे स्टेशन के बाहर से एक बस मिलती है। उस बस को पकड़िए और हमारे साथ चलिए सतपुड़ा की रानी कहे जाने वाले पंचमढ़ी हिल स्टेशन के भीतर, जिस हिल स्टेशन पर एक रिजॉर्ट के भीतर बरस 1966 में आयोजित हो रहा था तत्कालीन मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अधिवेशन, जिस अधिवेशन को संबोधित करते डीपी ने जानकर कि विजया सामने बैठी हैं ऐसा कहा या उन्हें इल्हाम नहीं था, बात जो भी हो, मगर सामने बैठी ग्वालियर राजघराने की कुलवधू महारानी विजया राजे सिंधिया के सामने द्वारिका प्रसाद मिश्रा ने मंच पर खड़े होकर कहा कि इन राजे रजवाड़ों को तो हम ठिकाने लगा देंगे, ये कांग्रेस के वफादार कभी नहीं हो सकते हैं, चंद रोज के मेहमान हैं, चले आए हैं, तो हमने भी मना करना उचित ना समझा, मगर चिंता मत करिए, इन्हें जल्द ही ठिकाने लगा दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाली महारानी विजया राजे सिंधिया के लिए डीपी की ये टिप्पणी अपमान के कालकूट के विष सरीखी थी, जिसे उस वक़्त तो उन्होंने विवशता में ही सही पिया, मगर महारानी ने अपनी आत्मकथा में दर्ज किया है कि उसी दोपहर मैंने तय कर लिया था डीपी की ये टिप्पणी हवा में नहीं जाएगी। मगर उसी रोज़ पंचमढ़ी की पहाड़ियों से नीचे उतरते ही मनो विजया का मन यकायक डीपी के लिए बदल गया, या यूं कहें डीपी के लिए नहीं, पार्टी के लिए बदल गया। चूंकि विजया को ख्याल आया 67 के आम चुनाव दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं, और ऐसे में अगर उन्होंने इस वक्त पार्टी के भीतर डीपी के खिलाफ बगावत का मोर्चा खोला तो गुटबाजी के चलते पार्टी को 67 के आम चुनावों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए विजया राजे सिंधिया ने डीपी के अपमान का घूंट पीने के बावजूद उस रोज़ ये तय किया कि वो 67 के आम चुनावों तक डीपी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगी और डीपी के साथ अपमान सहते हुए ही सही मगर काम करती रहेंगी। मगर सहनशीलता की भी एक सीमा होती है, जिस सीमा को उस शाम डीपी ने विजया राजे सिंधिया के साथ हुई मुलाकात में इस कदर तार तार किया कि फिर डीपी के साथ काम करना संभव रह ही नहीं गया था विजया राजे सिंधिया के लिए किसी भी सूरत में। जहन में सवाल कौन रहा होगा, ऐसा क्या किया उस शाम डीपी ने विजया के साथ? दरअसल उस शाम विजया ग्वालियर संभाग के भावी आम चुनावों के प्रत्याशियों के संबंध में डीपी से वार्तालाप करने पहुंची थी, जिस मुलाकात के दौरान डीपी ने विजया राजे सिंधिया से ये कहा कि मुझे आपसे इन प्रत्याशियों के विषय में बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और आप प्रत्याशियों की सूची लेकर आई हैं,
अरे आपकी रियासतें कब का चली गईं, किस ज़माने में जी रही हैं। यहाँ आपकी बातें नहीं मानी जाएंगी, ये पार्टी आपकी जेबी नहीं है। जाहिर सी बात है, इस टिप्पणी के बाद भी डीपी के साथ काम करना माने अपने आत्मसम्मान को बेच देना था, जो विजया को गंवारा नहीं था। और इसी के बाद विजया ने तय कर लिया कि अब वो 67 के आम चुनावों का इंतजार नहीं करेंगी और उसके पहले ही कांग्रेस से किनारा कर लेंगी। अच्छा, इसी बीच कांग्रेस और राजमाता सिंधिया के बीच चलते इन विवादों की खबर ग्वालियर में ही शिंदे की छावनी में रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के कानों तक पहुंची, जिनके राजमाता के साथ सुमधुर संबंधों का एक अपना इतिहास रहा है। और ऐसे में जब उन्हें यह इल्हाम हुआ कि कांग्रेस के साथ विजया आहिस्ता आहिस्ता अपने संबंध विलग कर रही हैं, तो अटल को लगा ये सबसे बेहतर सुअवसर है राजमाता को अपनी पार्टी भारतीय जनसंघ के भीतर लेकर आने का। और इसके बाद ग्वालियर के चौक से, ग्वालियर वाला चौक देख रहे हैं ना, उसी चौक से पैदल अटल बिहारी वाजपेयी जयविलास पैलेस पहुंचते हैं। राजमाता के सामने झोली फैलाकर भारतीय जनसंघ की सदस्यता का प्रस्ताव रखते हैं, जिस प्रस्ताव को ठुकराने का कोई कारण समझ आ ही नहीं रहा था राजमाता को, क्योंकि विचारधारा के स्तर पर भी राजमाता भारतीय जनसंघ की विचारधारा से प्रभावित थीं। साथ ही पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के साथ की सुमधुर यादें उनके जहन में भी तो अंकित थीं। और फिर किसी न किसी सियासी तंजीम का दामन तो थामना ही था, तो क्यों ना वो भारतीय जनसंघ ही हो। जिसके बाद राजमाता सिंधिया ने अटल के लाए सदस्यता प्रस्ताव को सहमति प्रदान करते हुए करेरा विधानसभा सीट से भारतीय जनसंघ के चुनाव निशान से पर्चा दाखिल कर दिया और समूचे सूबे में पूरी ताकत के साथ डीपी के खिलाफ बगावत का मोर्चा खोल दिया। मगर वो दौर शायद डीपी का था, सितारे बुलंदी पे थे डीपी के, वो भी इस कदर कि 67 के जिनाम चुनावों में कांग्रेस आजादी के बाद की सबसे करारी शिकस्त झेल रही थी देश के अलग अलग कोनों में। उसी 67 के आम चुनावों में मध्य प्रदेश के भीतर डीपी की सदारत में कांग्रेस ने 167 सीटों का प्रचंडतम बहुमत हासिल कर भोपाल में अपनी सरकार बना दी। जाहिराना तौर से ये डीपी के लिए विजय का मुहूर्त था, तो विजया के लिए पराजय की सबसे कड़वी सूरत। मगर पराजय के पहले झोंके को जो युद्ध का परिणाम समझ लें, वो कुछ भी हो सकता है, मराठा तो हो ही नहीं सकता है। विजया भी इंतजार में थी बस उस एक दरार के दिखने की, जिस दरार को चौड़ा कर वो डीपी का दुर्ग ढहा सके। और विजया को वो दरार बहुत जल्द नजर आ गई। उस दरार का नाम था गोविंद नारायण सिंह, यानी वो चेहरा जिसे मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर नंबर 2 की हैसियत हासिल थी, मगर डीपी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी निजी प्रतिद्वंदिता के चलते गोविंद बाबू को उनकी हैसियत का पद तो छोड़ दीजिए, उन्हें कैबिनेट तलक से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। विजया भली भांति समझ रही थी इस सहसा हुए निष्कासन से गोविंद बाबू के हृदय में असंतोष की लहरें हिलोरें मार रही होंगी। बस आवश्यकता थी तो असंतोष की उन लहरों को इरादों और संभावनाओं की ताकत मुहैया कराने की। और बस आहिस्ता 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 पर्दे के पीछे से विजया राजे सिंधिया ने गोविंद नारायण सिंह के साथ नज़दीकियां बढ़ानी शुरू की। उन्हें तैयार किया एक ऐसे अभिनव सियासी गठजोड़ के लिए, जिस गठजोड़ के सहारे डीपी की सत्ता से विदाई भी तय हो सकती थी और गोविंद बाबू की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ताजपोशी भी मुकर्रर हो सकती थी। और जाहिर सी बात है, जिस शख्स को कैबिनेट तलक से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया हो, अगर उसे मुख्यमंत्री का सपन हकीकत में तब्दील होता नजर आ जाए, तो शायद वो वही करेगा जो गोविंद बाबू ने किया। गोविंद नारायण सिंह ने कांग्रेस के 35 विधायकों के साथ पार्टी तोड़ विजया राजे सिंधिया का दामन थाम लिया, जिसके चलते डीपी की सरकार गिरी, डीपी को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा
और नई बनी सरकार में गोविंद नारायण सिंह बने मध्य प्रदेश के किंग और राजमाता सिंधिया बनी किंग मेकर। मगर 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 ना 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 ना, ये सब कुछ इतना सरल और सहज नहीं था जितने सरल और सहज ढंग से हमने आपको अभी चंद सेकंडों के भीतर बता दिया। द्वारिका प्रसाद मिश्रा के चंगुल से उन्हीं के 35 विधायकों को निकालकर अपने पाले में बनाए रखने के लिए विजया राजे सिंधिया ने किन हदों को पार किया है आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उन 35 विधायकों की सुरक्षा के लिए राजमाता सिंधिया ने अपने ग्वालियर राजघराने की पूरी फौज एस्कॉर्ट के तौर पर लगा दी थी। द्वारिका प्रसाद मिश्रा का भेजा गया एक भी दूत इन 36 विधायकों तक ना पहुंचने पाए, इसकी गारंटी लेने के लिए राजमाता सिंधिया ने मध्य प्रदेश के डकैतों तलक से संपर्क साधा था। ऐसा सियासी दास्तानगो कहने वाले किरदार बताते हैं मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों के भीतर। और महज इतना ही नहीं, कहीं कांग्रेस छोड़कर आए इन 36 विधायकों का दोबारा मन न बदल जाए और ये दोबारा खेमे बदली के बारे में सोचने ना लग जाएं, सिर्फ और सिर्फ इसी नाते इन 36 विधायकों को घेर कर रात भर गोविंद नारायण सिंह खुद कांधे पर बंदूक की बैरल टांग के पहरा दिया करते थे। ऐसा मध्य प्रदेश के सियासत के पुराने पुरखे अपनी किस्सा गोई में बताते हैं। अच्छा, ये तमाम वाकये एक तरफ, अब एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। सोच कर देखिए, अगर द्वारका प्रसाद मिश्रा के हाथों से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने की खातिर गोविंद नारायण सिंह और राजमाता सिंधिया के इन सियासी तिकड़मों के बारे में उस वक्त मध्य प्रदेश की आम आवाम को इत्तला हो जाती, तो मध्य प्रदेश की आम आवाम के जहन में गोविंद नारायण सिंह और राजमाता सिंधिया की छवि को धक्का पहुंचता या ना पहुंचता? जवाब आपका जो भी हो वो आप जाने, मगर गोविंद नारायण सिंह और राजमाता सिंधिया को जरूर इल्हाम था कि इसका संदेश गलत जा सकता है। इसी नाते अपने इस सियासी तिकड़म को नैतिकता और मर्यादा की चादर उड़ाने के लिए गोविंद नारायण सिंह ने सहारा लिया एक चने के दाने का, एक छोटे से गुलाबी चने का। अब आपका जहन 440 वोल्ट का शॉर्ट सर्किट करने लगा होगा कि भैया अब इसमें चना कहां से आ गया। ध्यान से समझिए दास्तान। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के चना व्यापारियों के साथ एक अघोषित समझौता किया हुआ था, जिस समझौते के तहत मध्य प्रदेश में बनने वाली कांग्रेस सरकार चना व्यापारियों पर लगी निर्यात की रोक हटाएगी और इसके एवज में हर चना व्यापारी प्रति चना बोरी 10 रुपए कांग्रेस को चंदा देगा। ये व्यापारियों और सियासी दलों का गठजोड़ नया नहीं है, बहुत पुराना है। जिस सियासी गठजोड़ के चलते ही मध्य प्रदेश के चना व्यापारी प्रति बोरी 10 रुपए चंदा कांग्रेस को देते थे, मगर हद पार तब हो गई जब कांग्रेस के चंदे की वसूली करने के लिए अधिकारियों ने खाद्य मंत्री गौतम शर्मा के घर को ही अपना ठिकाना बना लिया। जाहिर सी बात है, जब खाद्य मंत्री के घर पर ही खुलेआम वसूली होने लगी तो मामला प्रेस में आ गया, मीडिया में छप गया और समूचे मध्य प्रदेश के भीतर गुलाबी चना घोटाला मशहूर हो गया। संयोग की बात यह है कि जिस वक्त इस गुलाबी चने घोटाले के चर्चे पर्चे बंद मध्य प्रदेश की फिदाओं में छप रहे थे, उसी वक्त राजमाता सिंधिया और गोविंद नारायण सिंह इस सियासी प्रहसन को अंजाम देने में लगे हुए थे। तो बस मौके की नजाकत को भांपते हुए गोविंद नारायण सिंह ने अपने 35 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी तोड़ने के कारण स्वरूप इसी गुलाबी चना घोटाला को आगे कर दिया, जिसके बाद न डीपी के पास कोई रास्ता बचा न कोई हथियार। और अब एक ज़रूरी बात, देखिए समय की सीमाएं होती हैं और इस सत्र की समय सीमा यहीं समाप्त हो रही है। इस कारण, सिर्फ और सिर्फ इसी कारण हम विवश हैं आपको राजमाता सिंधिया, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच के उस सबसे बड़े खुलासे को ना बताने के लिए जो लाल कृष्ण आडवाणी की इस 1200 पन्ने की किताब में छपा हुआ है। हम आपको राजमाता विजया राजे सिंधिया के उस योगदान के बारे में भी नहीं बता पा रहे हैं जिसके बिना ना अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन सकते थे, ना नरेंद्र मोदी।
और तो और राजमाता सिंधिया और उनके बेटे माधवराव सिंधिया के कई अब तक कभी न सामने आए राज भी इन किताबों के पन्नों में दफन हैं, जो हम आप तक लेकर आना चाहते हैं, मगर समय की सीमाएं इजाज़त नहीं दे रही हैं। मगर आप इजाज़त दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाके हमें आदेश दीजिए कि हम राजमाता सिंधिया पर एक और सत्र लेकर आएँ या नहीं।